Good evening, friends. I am Vijay. Welcomes you my YouTube channel Physics by Vijay. So here we provide all the lectures related to teaching exams such as PGT Physics, TGT Physics, KVS, NVS, and EMRS. If you are the student of NEET aspirants or JEE, you can see the lectures and clear your doubts. So let us start our lectures. So lecture number 2 is हम लोग बात कर रहे हैं कूलम्स लॉ की। किसकी बात कर रहे हैं? कूलम्स लॉ की। क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो चार्ज था, चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो देखिए कूलम्स लॉ बेसिकली हम लोग पढ़े थे कि ये क्या होता है कि दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, तो ये फोर्स कितना एग्जर्ट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसके बारे में कौन बताए? कूलम्स। ठीक है, तो कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ। तो चलिए, तो देखिए मान लेते हैं हमारे पास क्या है, दो पॉइंट चार्जेस हैं। एक चार्ज आपके पास है Q1 और एक चार्ज है Q2। और अगर ये क्या है, कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरे से सेपरेट है। सपोज करते हैं डिस्टेंस क्या है, R है। डिस्टेंस क्या है, R है। तो ये चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं। तो कूलम ने बताया कि ये जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक, ये फोर्स क्या होता है, चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। मींस अगर चार्ज प्लस और माइनस में है तो हम प्लस और माइनस का सिर्फ प्लस कंसीडर करेंगे, मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, माइनस में। प्लस माइनस सिर्फ क्या बताएगा, डायरेक्शन डिसाइड करेंगे चार्ज। क्लियर? तो ये एफ क्या हो गया हमारे पास, प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और एफ जो होता है वो आर पर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है 1/r²। ठीक, मीन्स अगर आप आर बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। आर कम करेंगे तो फोर्स क्या होता है, बढ़ता जाएगा। ठीक, तो ये जो हमारे पास आता है एफ इज इक्वल टू, ये आ जाता है आपके पास बेटा एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा, r²। सो आपको मालूम है कि फिजिक्स में अगर कोई चीज प्रोपोर्शनल में लिखी जाती है तो वहां पर आता है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अभी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा, ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। लेट अस सी Q1 Q2 y क्या हो जाएगा आपके पास, r²। और c क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। c इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है कि हमने कैसी यूनिट चूज किया है। अगर हम लोगों ने SI यूनिट चूज किया है, ठीक है, और R की वैल्यू 1 लिया है, Q1 Q2 वैल्यू 1 लिया है, तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास फॉर SI यूनिट, जो हमारे पास C की वैल्यू आती है वो आती है 1/4πε0। और ये वैल्यू आती है 9 × 10⁹ क्लियर है? और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मीडियम डिपेंडेंट भी होता है। कैसा होता है, मीडियम डिपेंडेंट होता है। मींस अगर चार्ज का मीडियम आप चेंज करेंगे तो ये फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया C = 9 × 10⁹ फॉर CGS सिस्टम। ये भी ध्यान रखें, CGS सिस्टम C की वैल्यू 1 आती है। कितनी आती है, 1 आती है। तो बेसिकली हम लोग फोर्स को क्या करते हैं, SI यूनिट में लेके चलते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, ध्यान रखिएगा F∗0 है परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ε0 क्या होता है, ये मीडियम की परमिटिविटी है। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, मीडियम चेंज करेंगे, वैसे ही क्या हो जाएगी, परमिटिविटी चेंज कर जाएगी। क्लियर है? मींस अगर हम यही फोर्स मीडियम में लेकर जाए तो ε0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज कर जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग अगर बात करें फॉर मीडियम, ठीक, ये हमारे पास फोर्स हो जाएगा Fm, और Fm हो जाएगा 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट क्या, एप्सिलॉन क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये हो जाएगा आपके पास Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास FM और इसका अगर हम लोग रेशियो में ध्यान से देखिए, अगर हम लोग क्या करें FM और इसका रेशियो में, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए सो ये इक्वेशन 1 कह लेते हैं और इक्वेशन 2 कह लें। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा F बाई एफ एम। देखिए सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से आएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से आएगा 1 बाई एप्सिलॉन, तो ये आपके पास आ गया F बाई एफ एम, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान से समझिए, ये गिवन मीडियम के लिए हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और उस कांस्टेंट का नाम हम लोग देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं इसका, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। क्या नाम देंगे इसका, ये जो कांस्टेंट होता है इसका नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के को क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो एक्चुअल में हम लोग देखें यहां से, तो एप्सिलॉन क्या आ गया, एप्सिलॉन आ गया एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो हमारे पास जो कूलम्स लॉ है वो क्या हो जाएगा, सो कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब जो K की वैल्यू होती है डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है, जैसे एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए ये वैल्यू लगभग सेम होती है 1, और किसी भी मटेरियल मीडियम के लिए ये वैल्यू होती है 1 से ज्यादा। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, फॉर एयर के की वैल्यू होती है 1। ठीक है, फॉर एनी अदर मटेरियल मीडियम, फॉर एनी अदर मटेरियल मीडियम के की वैल्यू होगी 1 से ज्यादा। ठीक है, तो देखो अगर के की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी तो सिंपल सी बात ये रही कि हमारे पास के ज्यादा आएगा तो एफएम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, और अगर मेटल की बात करें, फॉर मेटल के की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो ये तीनों चीज पीजीटी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिए। ठीक फ्रेंड्स, और किसी प्रकार का डाउट होगा तो बताइएगा। चलिए, तो यहां से हम लोग एक कंक्लूजन देखें, हमारे पास देखिए जो एफ एम आया वो कितना आ गया, एफ बाई के आ गया। कितना आ गया, एफ बाई के आ गया। देखिए किसी भी मीडियम के लिए के की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो मीडियम में फोर्स हमेशा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब कहीं भी के बढ़ेगा तो एफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है, अब आप क्या कर लीजिए, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकाल लीजिए। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा। देखिए अगर हम लोग निकालते हैं तो यूनिट क्या आती है, देखिए एप्सिलॉन नॉट यूनिट आती है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, कूलम होता है 80 और न्यूटन का क्या होता है MLT-2। ठीक है, और मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा M-1। देखिए यहाँ पे ये L क्यूब है, ऊपर जाएगा तो L की पावर -3, ये T की पावर -2 है, T की पावर ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 2 प्लस ये 2 ये वाला, T की पावर 4 और A की पावर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो होल ओवर कॉन्सेप्ट था किस पर, ठीक, कूलम्स लॉ। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर चार्जेस सिमिलर पोलरिटी के हुए, मतलब दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा। और अगर अपोजिट पोलरिटी के हुए, एक चार्ज प्लस का दूसरा माइनस का, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उम्मीद यही कर रहा हूं कि आपको सारी बातें अच्छे समझ में आएंगी। ठीक, ये एक बात और ध्यान समझिए, ये जो फोर्स होता है कूलम्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एक हमारे पास सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, जो किसी फिक्स पॉइंट की ओर लगे या फिक्स पॉइंट से अवे लगे, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस। जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और मॉलिक्यूलर फोर्स, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, सेंट्रल फोर्सेस के। अच्छा, सेंट्रल फोर्सेस हमेशा आर के फंक्शन होंगे, तो ये क्या होता है, एक सेंट्रल फोर्स। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होगी, अगर दोनों चार्जेस अपोजिट पोलरिटी के हैं तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ऐसे अवे। ठीक है, और इस पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे अवे। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो फोर्स होता है
along द लाइन वर्क करता है। कैसे करता है? along द लाइन वर्क करता है। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि देखिए हमारे पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में ठीक क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक तरफ लिख लीजिए क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरी तरफ लिख लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, देखिए पहले हम लोग इसमें सिमिलरिटी बता देते हैं कि क्या क्या सिमिलर है, ठीक है, और क्या क्या डिसिमिलरिटीज है। तो पहली बात ये है कि देखिए जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? मीडियम डिपेंडेंट होता है। मींस अगर हम मीडियम चेंज करेंगे चार्ज के बीच का तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। ठीक है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था? ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है ना, ये मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। ये कैसा होता है? मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है? मींस अगर दो मैसिव बॉडीज है उनके बीच का हम लोग क्या करते हैं? मीडियम चेंज भी करेंगे ना तो ये फोर्स क्या होगा? चेंज नहीं करता है। ये फोर्स जितना लगेगा उतना ही। ठीक है, दूसरी बात देखिए, दूसरा पॉइंट आपके पास है कि देखिए हमारे पास ये क्या है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों हो सकता है। अट्रैक्टिव कब होता था? जब चार्जेस अपोजिट पोलरिटी के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? अट्रैक्टिव हो जाएगा। और रिपल्सिव कब होगा? जब दोनों चार्जेस क्या हो? सेम पोलरिटी के हो। मतलब ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहां पर क्या है हमारे पास? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। अच्छा, बेसिक बातें आपसे ये चीजें, कभी भी फोर्स अगर निगेटिव में दिया है तो उसे अट्रैक्टिव मानते हैं। क्या मानते हैं? अट्रैक्टिव। तो आप लोग देखे होंगे कि ये जो फोर्स हम लोग लिखते हैं -G/m1m2/r²। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट ये मीडियम डिपेंडेंट हुआ। ठीक है, ये मीडियम इंडिपेंडेंट होता है, ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। ठीक, और कोई बातें और बताइए। चलिए अब हम लोग सिमिलरिटी की बात करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है? ठीक, ये हमारे पास सेंट्रल फोर्स होता है। क्या होता है? सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक है, और ये क्या होता है हमारे पास? ये भी एक सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब होता है? ऐसे फोर्स जो किसी फिक्स पॉइंट की ओर लगे या फिक्स पॉइंट से क्या हो? अवे लगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। तो देखिए यहाँ हमारे पास क्या है? दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है, या तो इस पॉइंट से इस साइड लगेगा, इस पॉइंट से इस साइड लगेगा। तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स हमेशा क्या होते हैं? डिस्टेंस के फंक्शन होते हैं। ये जो फंक्शन ऑफ आर होता है, क्या होंगे? फंक्शन ऑफ आर होंगे, ये भी और ये भी। क्लियर है? नेक्स्ट, ये कंजर्वेटिव होता है और ये भी क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें तो देखो ये हमारे पास क्या होता है? ये भी हमारे पास कंजर्वेटिव का मतलब होता है ऐसे फोर्सेस जो पाथ इंडिपेंडेंट हो उनको कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लो हम एक चार्ज को, ये हमारे पास Q1 है और ये क्या मान लेते हैं? Q2। मान लो Q2 को हम यहाँ से यहाँ ले आना चाह रहे हैं इस ट्रैक से,
या फिर इस ट्रैक से या फिर इस ट्रैक से, सब ट्रैक अलग अलग है हमारे पास, इसका नाम ये दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर फिगर कर लेना। मान लेते हैं हम कोई चार्ज Q2 है या Q है, इसको हम इस पॉइंट ले जाना चाह रहे हैं A से B पे। तो अगर हम चाहे इस ट्रैक से ले जाए C से होकर के या D से होकर के या फिर E से होकर के, सब में वर्क डन सेम आए। सब में वर्क डन क्या है? सेम आए। मतलब क्या कि W अगर हम लोग निकालें ACB और W ADB और W AEB, सब के सब क्या है? सेम आए। ठीक है, ये क्या आ जाए? सेम आए। तो ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो सब क्या होते हैं? पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? पाथ इंडिपेंडेंट। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, दोनों फोर्सेस क्या होते हैं? कंजर्वेटिव होते हैं, ये भी और ये भी। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये बताइए, दोनों हमारे पास ये फंडामेंटल इंट्रैक्शंस हैं, ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है? तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये वीकेस्ट फोर्स होता है। ये क्या होता है? ये वीकेस्ट फोर्स होता है। और ये क्या होता है? एक स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। ये क्या होता है? एक स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। तो ये आपके पास कुछ कंपेरिजन रहा, इसको आप लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब बात आती है कि देखिए, आपसे ये कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। ठीक है, मतलब आपके पास क्या हो जाए? दो प्रोटॉन्स हो जाए ऐसे, ये भी प्रोटॉन हो और ये भी क्या हो? प्रोटॉन। तो आपको मालूम है प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस, इस पर चार्ज कितना होगा? प्लस। दोनों आर डिस्टेंस पर हो। तो हम पहले ही बताए थे पहले लेक्चर में चार्ज के, हम लोगों ने एक चीज क्लियर किया था कि जितने भी चार्जेस होते हैं वो सबका मास होता है। अगर मास हो तो चार्ज का होना जरूरी नहीं है। तो प्रोटॉन ये क्या है? हमारे पास चार्ज है, तो इनके क्या होंगे? मासेस होंगे। ठीक, तो भैया अगर चार्जेस है तो चार्ज में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। और अगर मासेस है तो क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो सिंपल सी बात ये रही कि कौन ज्यादा कौन कम है। ठीक है, तो यही रेशियो हम लोगों ने यहाँ क्या किया है? क्लियर किया है। तो देखिए समझिए, अगर ये प्रोटॉन है, इसका हम इस पर फोर्स लिखे तो प्लस ही आया। ठीक है, इस पर भी क्या आएगा? प्लस ही। इसका मास लिखे तो ये हो जाएगा mp और इसका मास क्या हो जाएगा? mp। और mp होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, तो जब हम लोग ये रेशियो फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास आता है इसके लिए Fe/Fg। ठीक है, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो, तो ये लगभग आता है 10⁻36 टाइम्स। मींस यहाँ पे Fe लगभग क्या है? 10⁻36 टाइम्स ऑफ Fg। तो यहाँ से क्लियर होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगभग 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो इसीलिए हम लोगों ने पिछले स्लाइड बात किया था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर फोर्स है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीकेस्ट फोर्स। क्लियर है? चलिए, तो यही बात हम लोग क्लियर किया। अगर हमारे पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हो तब क्या होगा? तो अगर एक प्रोटॉन हो ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन हो, ये दोनों r डिस्टेंस पर रखे हो, तो ये फोर्स आता है Fe/Fg। ठीक है, ये होता है 10⁻39। ठीक है, और अगर आपके पास क्या हो? दो इलेक्ट्रॉन्स हो तो उनके बीच फोर्स क्या आता है? 10⁻43। ये डाटा एज इट इज याद रखिएगा। ये डाटा कई बार टीआरई बिहार के एग्जाम में क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था। कुछ टाइम कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा टाइम। ठीक है, तो आप इसे क्या करिएगा? इस डाटा को ध्यान रखिएगा। अरे भाई, हमारा काम ही है ना चीजों को इजी करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट थिंग है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक, तो जो मैग्नीट्यूड होता है उसी बात को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। आप लोग देखते होंगे जब क्वेश्चन करते होंगे देता है इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उसकी इंटेंसिटी होती है। क्योंकि अगर इस चीज का मैग्नीट्यूड बता दिया वो इतनी लग रही है, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इंटेंसिटी हुआ। ठीक है, तो इंटेंसिटी का मतलब होता है, आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये E इक्वल टू होता है F/Q0। F/Q0।
क्लियर है? ठीक, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक रीजन और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। ये हमारे पास क्या है, एक रीजन है और इसमें हम लोग क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज पर यूनिट कितना फोर्स फील करेगा, ठीक है, इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर फोर्स ज्यादा लगा, इसका मतलब इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। और पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर फोर्स कम लगा, इसका मतलब इंटेंसिटी क्या है, कम। क्लियर है? ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास क्या, इंटेंसिटी। तो देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ध्यान रखिएगा अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो E इज इक्वल टू होता है ये कितना, F बाई क्यू नॉट। F बाई कितना होता है, क्यू नॉट। तो यहाँ से F कितना आ जाएगा आपके पास, क्यू नॉट बाई ई, सॉरी क्यू नॉट इंटू ई। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। मीन्स अगर किसी भी हम लोग प्लस चार्ज पर फोर्स देखेंगे, क्या देखेंगे, प्लस चार्ज पर। मान लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगी है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या रखे हैं, एक प्लस चार्ज ऐसे रख दिए हैं ऐसे। तो इस पर जो फोर्स लगेगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो ये बात आप लिख लीजिए कहीं पे क्या, कि फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, F इज पैरेलल टू E, ठीक है, जिस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स लगेगा। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज हो जाए, फॉर ए निगेटिव चार्ज, जैसे हम निगेटिव चार्ज रखेंगे देखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास माइनस क्यू। मीन्स अगर हम लोग क्या कर दें, तो यहाँ पर ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगी, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, मान लेते हैं उसकी वैल्यू है कितना, माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उस साइड है तो इस पर फोर्स लगेगा इस साइड, और वो कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ही लगेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। जैसे आपको याद होगा, पीछे आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, ठीक है, सब तो पीजीटी एक्सपीरियंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कि अगर किसी रीजन में हर एक प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म। जैसे आप 50 न्यूटन पर पुल लगा रहे हैं, यहाँ भी क्या है सेम है, उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। अगर हम इसमें क्या रखते हैं, कोई प्लस चार्ज रखते हैं, क्या रखते हैं, कोई प्लस चार्ज रखे, ठीक है। अगर हम लोग कोई क्या कर लेते हैं, प्लस चार्ज रख दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात, अगर ये प्लस चार्ज है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इसी साइड लगेगा, क्योंकि प्लस चार्ज पर फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लगता है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस चार्ज रखते हैं, माइनस क्यू, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, लेकिन फोर्स इस साइड लगेगा, और कितना लगेगा, F इज इक्वल टू लगेगा क्यू ही, लेकिन कितना, मेन डायरेक्शन अपोजिट। तो यही बात यहाँ से आपको समझना है, ठीक है। यूनिट वगैरह आप देख लीजिए, इसकी जो यूनिट होगी, F इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं, E इज इक्वल टू कितना पढ़े हैं, F बाई क्यू। तो ये क्यू नॉट, इसकी यूनिट होगी, ये हो जाएगा आपके पास न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, या फिर हम लोग इसके और पढ़ते हैं क्या, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन हम लोगों ने क्लियर कर ही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आप डायमेंशन निकाल लीजिए, इसका क्या निकाल लीजिए, डायमेंशन। तो डायमेंशन निकालेंगे, E का तो कितना हो जाएगा, F बाई क्यू नॉट, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा MLT माइनस 2, दिस डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 80। तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ML T माइनस 3 A माइनस 1, ये डायमेंशन, ठीक है। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो दो तरीके की होती है, ठीक है। मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है, मैं यही डिस्कशन कर लेता हूं क्या, कि देखिए एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि कोई ऐसा रीजन जहां पर क्या हो, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये बस क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसे हमेशा पैरेलल लाइंस दिखाएंगे, उनके बीच सेपरेशन फिक्स रहेगा। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, डिफरेंट प्लेसेस पर वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें, यहाँ पर वैल्यू कुछ और होगी और यहाँ पर वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जहाँ लाइंस क्लोजर होती है
वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है, और जहाँ लाइंस क्या होंगी थोड़ा दूर दूर होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वीक होती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पर ईए की वैल्यू क्या होगी, ईबी से ज्यादा होगी। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में डिफरेंट पॉइंट पर वैल्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, जिग जैग लाइंस दिखाएंगे, ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, आगे प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लेते हैं कि आपके पास एक कोई पॉइंट चार्ज है, सपोज कर लेते हैं क्यू। तो ये किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, पी है, और यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि कितना आएगा, ये चीज आपको बतानी है। तो आप लोग पढ़ते आए हैं कि देखिए जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये आती है E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई कितनी होती है, आर स्क्वायर। यहाँ पे के क्या होता है, के की वैल्यू ध्यान रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो आ रही है 1/r स्क्वायर में फाल कर रही है, किसमें फाल कर रही है, 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो आप अगर ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसे आता है, ये आता है कुछ इस तरह से, ये हुआ r और ये हुआ e, इनके बीच अगर ग्राफ बनाएंगे तो कितना होता है, ये ऐसे मिलता है, मतलब e प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, तो अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखें तो लिखते हैं E इज इक्वल टू, ये हो जाता है के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा आर कैप, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब देखिए अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में आर कैप होगा उसी डायरेक्शन का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे कि देखिए अगर हम यहाँ पे ले लें प्लस चार्ज, क्या ले लें, प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और डिस्टेंस कितनी है, आर, कितनी डिस्टेंस है, आर है, और ये पॉइंट भी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस पॉइंट पर होती है अवे, क्या होती है, अवे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होती है। लेकिन अगर हम लोग क्या ले लें, माइनस क्यू चार्ज, क्या ले लें, माइनस क्यू चार्ज, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगी आपके पास इस साइड, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिए, ठीक। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ प्लस माइनस जो होंगे वो डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये अवे को इंडिकेट करता है, ठीक है। प्लस चार्ज के कारण क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे जाती है, माइनस चार्ज के कारण क्या होती है, टूवर्ड्स जाती है। तो प्लस माइनस हम रखते रही फार्मूले में, प्लस माइनस को फार्मूले में नहीं सब्स्टिट्यूट किया जाता, ये जो है सिर्फ डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक। अब है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या कहता है, देखिए समझिए कि अगर आपके पास क्या हो, कई चार्जेस हो इस तरह से, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास क्या है, ये है, मान लेते हैं Q1 है, और ये क्या है, Q2 है, ये आपके पास Q3 है, ये Q4 है, इसी तरह से Qn चार्ज, ठीक है। तो 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है कि देखिए वहां पर वेव में हम लोग पढ़े थे कि अगर हमारे पास किसी मीडियम में दो या दो से ज्यादा वेव चल रही है तो वो किसी पॉइंट पे मिलती है, तो उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है उन वेव के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे सेम चीज है, बस फोर्स रहेगा, क्या रहेगा, फोर्स रहेगा। देखिए अगर हमारे पास क्या है कि अगर हम मान लेते हैं इस पर एफ नेट फोर्स निकालना चाह रहे हैं, एफ नेट हम इस पर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि देखिए ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो जब Q2 Q1 पर फोर्स लगाता है तो उसको लिखते हैं F12 लिखते हैं। अब प्लस है दोनों तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, दूर जाएगा। ये देखिए Q3 लगाएगा तो ये भी क्या करेगा, इस पर रिपल्सिव लगाएगा, इसे लिखेंगे F13, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। 4 लगाएगा तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे F14, ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। और nth लगाएगा तो क्या लिखेंगे, इसको F1n लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू nth चार्ज, ठीक। प्रिंसिपल सुपरपोजिशन कहता है कि ये जो फोर्सेस आए हैं अलग अलग चार्जेस के कारण किसी एक चार्ज पर, उसका आप वेक्टर सम कर दो, उसका आप क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा
एफ नेट, ठीक, ये हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस, ठीक है, F1, इनका क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि हम इस पर नेट फोर्स निकाल रहे हैं तो ये चार्जेस एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती, यही पूछा जाता है। ठीक है, ये चार्जेस Q3 Q4 Q2 Q3 ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखो। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी और बात को समझते हैं। एक टर्म आता है इसमें इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, देखिए सेम चीजें फील्ड के लिए वैलिड है, सेम चीजें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड है, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। वहां पे ई नेट इज इक्वल टू आएगा E1 E2 प्लस E3 प्लस E4 वेक्टर लगा के En। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के लिए वैलिड। हमने यहाँ फोर्स निकाला है, आप फील्ड के लिए भी सेम चीजें कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब एक टर्म आता है इक्विलिब्रियम का। जैसे मान लो हमारे पास एक चार्ज ये है प्लस Q1 और दूसरा चार्ज ही मान लेते हैं प्लस Q2। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये रही कि एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे पे क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। ठीक, जैसे अगर आपको अभी हमने वेक्टर फॉर्म में डिस्कशन कर रहे थे तो हमने बताया कि देखिए जो हमारे पास फोर्स है, अगर ये वाला इस पर लगाएगा तो इसे लिखेंगे F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू 1। और अगर इस पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, दो लगाएगा, एक पर लिखते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F1। ठीक है, तो देखिए समझिए कि अगर ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स क्या कर रहे हैं, दूर की ओर लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर दूर की ओर लगा रहे हैं। तो कोई ना कोई पॉइंट तो होगा जहां पर क्या हो जाएगी, फोर्सेस एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे और अपोजिट डायरेक्टेड, तो वहां पे नेट फोर्स या नेट फील्ड क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, नेट फोर्स या नेट फील्ड क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो हम यही बात बताना चाह रहे थे कि देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है, ठीक है, वेयर द नेट फोर्स और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट हमेशा अलोंग द लाइन होता है, उसी लाइन पर होगा जहां पे चार्जेस रखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए समझिए, अगर दोनों चार्जेस सेम पोलैरिटी हो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ बोथ द चार्जेस हैविंग सेम पोलैरिटी, हैविंग सेम पोलैरिटी, अगर दोनों के पोलैरिटी कैसी हो, सेम हो, हैविंग सेम पोलैरिटी, देन इक्विलिब्रियम पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पर दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे और नेट फील्ड क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। क्लियर है? ठीक, इफ बोथ द चार्जेस हैविंग सेम पोलैरिटी देन इक्विलिब्रियम पॉइंट always lie in between the charges, in between the charges। क्लियर है? ठीक, और अगर दोनों चार्जेस कैसे हो, अपोजिट पोलैरिटी हो, मान लो यहां प्लस और यहां माइनस हो, तो क्या होगा, तो इफ both the charges of opposite polarity then equilibrium point lie outside the system, system मतलब ग्रुप ऑफ चार्जेस। मीन्स अगर एक प्लस और एक माइनस हो जाता है, ये हमने बना ले रहे हैं, यहाँ पे ये प्लस बना दे रहा हूं और ये माइनस बना दिया। ठीक है, तो ये मानते हैं चार्जेस इस लाइन पर रखे हैं, ठीक, आर डिस्टेंस पर, तो इनका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा या तो इस साइड होगा या फिर इस साइड। अब सवाल उठता है कि सर या और हुआ क्या होता है फिजिक्स में, ये चीजें थोड़ी नहीं होती हैं, जो होती है एकदम क्लियर रहती है। ठीक, तो अगर दोनों चार्जेस कैसे हों, अपोजिट पोलैरिटी के हों, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले ध्यान रखो या तो इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा। अब सवाल उठता है कि सर किस साइड होगा, हम ये कैसे जानें? ठीक है, तो देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर हमको जानना है कि आउटसाइड सिस्टम है, तो हैवियर चार्ज से वो हमेशा दूर होता है। क्या होता है?
यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक, आउटसाइड द सिस्टम एंड इट इज ऑलवेज लाई अवे फ्रॉम द हेवियर चार्ज, अवे फ्रॉम द हेवियर चार्ज, ठीक है। हेवियर चार्ज से क्या होगा, अवे होगा, हेवियर चार्ज एंड क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज, क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। जैसे सुविधा के लिए देखिए, समझिए, हम लोग यहाँ एग्जांपल ले लें, मान लें कि Q1 हमारे पास Q2 से बड़ा है, मैग्नीट्यूड देखिएगा, साइन के साथ मत देखिए, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, मान लो हमारे पास ये Q1 प्लस का है और ये Q2 माइनस का है, ठीक है, तो ये हैवियर है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट इससे अवे इधर आएगा और इसके क्लोजर आएगा। अगर मान लो हम इधर लेते तो इससे अवे तो बन जाता, लेकिन इसके क्लोजर ना बनता। तो Q1 अगर हमारे पास हैवियर है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट इस साइड आ जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट इस साइड कहीं लाई करेगा, मतलब यहाँ पे कहीं होगा जहाँ पे नेट फोर्स से नेट फील्ड क्या आ जाएगी, जीरो। ये चीजें क्लियर है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले, मैं एक क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेता हूँ, तो देखिए मान लेते हैं ये हमारे पास चार्ज है 4A और ये चार्ज है माइनस, ठीक है, और ये r डिस्टेंस पर है, तो बताइए इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ठीक, इस चार्ज से कहाँ लाई करेगा, इस चार्ज से कहाँ पर लाई करेगा। तो देखिए ये हैवियर चार्ज है, स्मॉलर चार्ज है, तो इससे अवे कहीं इस साइड होगा, तो सिंपल सी बात, ये डिस्टेंस जो आएगी यहाँ से वो कितनी आ जाएगी, r से ज्यादा आ जाएगी, r से क्या आ जाएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है। ये हमारे पास अगर टोटल डिस्टेंस निकाले यहाँ से यहाँ तक x, ठीक है, तो x जो होगा वो कितना आ जाएगा, x जो है वो कितना आ जाएगा, x जो है वो कितना आ जाएगा, ये r डिस्टेंस है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ कह दें, ये तो पता ही चल गया क्या होगा, आउटसाइड होगा, ठीक है, और हैवियर चार्ज से अवे होगा, तो जो x की वैल्यू होगी वो हमेशा r से ज्यादा है। अगर इससे पूछता तो क्या कर लेते हैं हम लोग, इससे पूछता तो इस साइड आता, ठीक है, तो इसके क्लोजर आता और उससे क्या होता, दूर आता। तो ये चीज आप लोग क्या रखिए, एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उम्मीद यही कर रहा हूँ कि सारी बातें आसानी से समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं होगी। इक्विलिब्रियम पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट में समझा ही दिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इट्स डाइपोल मोमेंट, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अगर दो चार्जेस दोनों कैसे हो, इक्वल और अपोजिट हो, दोनों कैसे हो, इक्वल और अपोजिट हो, और बहुत कम डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखे हुए ऐसे, तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे इस सिस्टम को, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, opposite charges separated by very small distance, very small distance। अब एक चीज ध्यान रखिए, अब आपके मन में आएगा कि कितनी स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑर्डर होता है नैनोमीटर होगा, माइक्रोमीटर होगा, एंगस्ट्रॉम होगा, पिको होगा, लेकिन कभी भी ये डिस्टेंस जो होती है उसमें नहीं आती है, ठीक है ना। इसमें जो फर्मी का आर्डर, फर्मी का आर्डर की बात करेंगे तो न्यूक्लियस चला जाएगा, फर्मी के आर्डर की बात करेंगे तो न्यूक्लियस चला जाएगा, फर्मी की आर्डर की बात करेंगे तो न्यूक्लियस चला जाएगा, स्विच। स्विच वहां ऑफ है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है कि डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा आया तो डाइपोल की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर है, कम आया तो क्या है, डाइपोल की स्ट्रेंथ कैसी है, वीकर, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ, मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्लियर है। इसको लिखते हैं P से, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता कितना है, ये प्रोडक्ट होता है Q इंटू 2L का। ध्यान रखिएगा 2L यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होती, क्लियर है, ठीक। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती है फ्रॉम माइनस Q चार्ज
टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट दिखाए तो कैसे बनेगा वो बन जाएगा इस तरह से। ठीक, अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, पहली बात एग्जांपल ध्यान रखिएगा कि देखिए इसमें नेट चार्ज जीरो आ रहा है। नेट चार्ज क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। नेट चार्ज क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। प्लस क्यू और माइनस क्यू का सम क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इसमें दो केसेस आते हैं। एक आता है एक्सियल कंडीशन। एक्सियल कंडीशन, एक्सियल कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है ई एक्सियल। दिस इज इक्वल टू आता है 2 kp बाई आर क्यू, 2 kp बाई आर। ठीक है, मीन्स डाइपोल जहां है, ये हमारे पास मान डाइपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। ठीक, इस डाइपोल के कारण इसी के एक्सिस को निकाले तो उसे बोलते हैं एक्सियल कंडीशन। क्या बोलते हैं? एक्सियल कंडीशन। ठीक है, दूसरा आपके पास है इक्वेटोरियल। दूसरा क्या है? इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल में हमारे पास क्या है? इक्वेटोरियल कंडीशन का मतलब होता है कि डाइपोल जैसे ये रखा है, ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, इसके मिड पॉइंट से ठीक ऊपर किसी पॉइंट पर हम लोग क्या निकाले? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पॉइंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल कंडीशन। ठीक है, इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ठीक ऊपर। तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेटोरियल, ये आता है kp बाई आर। ठीक है, तो यहां से आप लोग एक रिलेशन देख सकते हैं। अच्छा, इन जनरल की बात कर लेता हूं पहले। ठीक है, पहले रिलेशन देख लीजिए। रिलेशन हो जाएगा हमारे पास ई एक्सियल, ये कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। ये एग्जाम में कई बार डिस्कस किया गया। ठीक है, और इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है इन जनरल, मतलब चाहे किसी भी पॉइंट पर रखे तब। इन जनरल, जनरल बात करें तो ई जो हमारे पास आता है ड्यू टू डाइपोल के कारण, वो कितना आता है? वो आता है kp बाई आर क्यूब, और यहाँ आता है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अभी थीटा क्या है थोड़ा समझ लीजिए। ये हमारे पास डाइपोल है माइनस क्यू चार्ज, ये है प्लस क्यू चार्ज। हम मान लेते हैं यहाँ पे निकाल रहे पॉइंट पी है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके मिड पॉइंट से कितना हमारे पास एंगल बनाएगा? देखिए माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये होगा पी की डायरेक्शन और ये हो जाएगा आर की डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। ठीक है, तो ये होल ओवर किसके बारे में रहा? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में इंफॉर्मेशंस या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ए ड्यू टू डाइपोल, वो आपके पास क्या होती है? पॉइंट चार्ज के कंपेयर में बहुत तेजी से फॉल करती है। ठीक है, जी ड्यू टू डाइपोल क्या होता है? पॉइंट चार्ज के कंपेयर में बहुत तेजी से फॉल करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। हाँ, अब आता है आपके पास टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कैसी है? ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाती है, ध्यान रखिएगा। ये कैसी है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें किसी डाइपोल को रख दिए, किसी डाइपोल क्या कर दिए हैं? रख दिए हैं ऐसे। तो ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है? डाइपोल, ये रख दिए। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये कितना है? 2l। इसके बीच क्या है? सेपरेशन। और यहां से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा? इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। कितना फोर्स लगाएगी? F इज इक्वल टू QE लगाएगी। और इस पर क्या होगा? माइनस चार्ज है, इस पर जो फोर्स लगता है उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा, तो कितना लगा? माइनस Q। तो अगर कभी भी किसी सिस्टम में दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगे और उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, जैसे मान लो ये हमारे पास है, इसे इस साइड फोर्स लगा रहा है, इस पर इस साइड फोर्स लगा रहा है, तो क्या करेगा? ये घूम जाएगा। क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। तो यहाँ पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? रोटेट कर जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण इस डाइपोल को खुद रोटेट करा दे रही है। रोटेट करा देगी तो कितना टॉर्क लगेगा? तो जो टॉर्क लगता है इसमें टाउ इज इक्वल टू, ये आता है आपके पास पीई साइन थीटा।
कितना आता है पीई साइन थीटा। और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा जो है एंगल बिटवीन पी एंड ई, एंगल बिटवीन क्या है पी एंड ई। पी जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी ऐसे डायरेक्टेड है और ई साइड डायरेक्टेड है, तो पी और ई के बीच एंगल कितना बना है थीटा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए अगर हम डाइपोल को क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखते हैं, कैसे रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, तो जब पैरेलल रखेंगे when dipole is placed parallel to electric field, तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे पैरेलल रखेंगे, तो देखो प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स इस साइड रहेगा, माइनस क्यू चार्ज उतना फोर्स इस साइड रहेगा, तब क्या डाइपोल रोटेट करेगा, नहीं करेगा। और आपको समझ ही आ रहा है पहला रखेंगे तो थीटा आ जाएगा 0 डिग्री और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा टाउ आ जाएगा पीई साइन 0 और पीई साइन 0 यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैरेलल के साथ एक टर्म और जोड़ दे रहे हैं एंटी पैरेलल भी कितना आता है, जो फोर्स टॉर्क होता है वो कितना आता है 0 आता है, कितना आएगा 0। तो फॉर 180 डिग्री ये एंटी पैरेलल केस है, यहाँ भी टॉर्क कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि मैक्सिमम कब होगा, तो देखिए समझिए अगर डाइपोल को हम इस तरह से परपेंडिकुलर रख देते तो ये फोर्स इस साइड लगता, ये फोर्स इस साइड लगता, तो उस समय क्या होता घुमाने में सबसे ज्यादा वर्क डन करना पड़ता किसको, ठीक है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो टाउ जो मैक्सिमम आएगा वो कितना आता है, वो आता है आपके पास पीई के इक्वल थीटा बन जाता है 9, थीटा कितना बन जाता है 9। तो इन सब बातों को हम लोग ध्यान रखें, क्लियर है। ठीक है, अब बात आती है, अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए जो नेट फोर्स आ रहा था वो 0 आ रहा था, नेट फोर्स क्या आ रहा था 0 आ रहा था। ठीक है, और नेट टॉर्क वो डिपेंड कर रहा था कि एंगल कितना है। ठीक है, ये जो है डिपेंड्स अपॉन एंगल। ठीक है, अब बात आती है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखिएगा नेट फोर्स भी 0 नहीं आता और नेट टॉर्क भी 0 नहीं आता। ठीक है, दोनों कैसे होते हैं नॉन जीरो, इस बात को ध्यान रखिए, कई एग्जाम का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट ठीक, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लिस्ट कर दे रहे हैं। ठीक, जैसे देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज में, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पहली बात ये है कि ये हमेशा ओपन लूप बनाती है। कैसे बनाती है, ओपन लूप, मतलब प्लस से चलेंगे माइनस से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये स्मूथ एंड कंटिन्यूअस होती है, ठीक है, तीसरी बात क्या है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तीसरी बात क्या है, प्लस चार्ज से ये लाइंस क्या होती हैं इनफिनाइट की ओर ऐसे, प्लस चार्ज से क्या होती है लाइंस हमेशा इनफिनाइट की ओर जाती है, और माइनस चार्ज से क्या होती है ये इनफिनाइट से उस चार्ज की ओर आती है। मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये वाला एक्ट्स एज सोर्स का काम होता है क्या प्रोड्यूस करना, और ये क्या है एक्ट्स एज सिंक। तो ध्यान रखिएगा, कभी कहीं इस तरह पूछा जाता है माइनस क्यू चार्ज से फील्ड लाइन कैसे बिहेव करती है, एज ए सिंक मतलब होता है डुबो लेना, सबको अपने पास बुला के खत्म कर देना। ठीक है, और अगर आपके पास प्लस और माइनस दोनों एक साथ है, तो ये प्लस चार्ज हो और ये माइनस चार्ज, तो प्लस से फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगे और माइनस में जाती है इस तरह से, बाकी रिमेनिंग फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे निकलेंगे और स्पेस चले जाएंगे ऐसे, और यहाँ से क्या होंगे स्पेस की ओर आ जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि देखिए अगर फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोजर, ठीक है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी। तो एक तरह से लिख लीजिए क्या नेक्स्ट पॉइंट में, इफ
फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर then electric field is strong and vice versa इसका थोड़ा मतलब समझ लीजिए। जैसे हम यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पे हमारे पास लाइंस बहुत पास हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और यहाँ पे देखो लाइंस क्या है, दूर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। ठीक, तो कहीं पर अगर लाइंस पास है, ऐसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे मान के बना इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाइंस पास है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अगर हम इस पॉइंट को ए कह दें और इस पॉइंट को बी कह दें, तो ई ए इज ग्रेटर देन क्या होगा, ई बी। ठीक है, ये लाइंस एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये लाइंस एक्सपैंड भी लेंथ में करेंगी और कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगी, लेंथ में। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जब एक्सपैंड करते हैं तो बोलते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और ध्यान से समझिए, अगर किसी चार्ज से फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकल रहे हैं और उनका नंबर ज्यादा रहा, उनका नंबर क्या रहा, लाइंस का नंबर ज्यादा रहा, तो वो क्या होगा, हमारे पास चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, प्रोड्यूस बाय ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, और एक लास्ट प्रॉपर्टी, किसी कंडक्टर के सरफेस पर ये हमेशा परपेंडिकुलर, ये हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रही है जिसे आप समझ के सारे कॉन्सेप्ट को समराइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बस थियरी वाला सेगमेंट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। ये हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ठीक है, मान लेते हैं इसकी रेडियस है कैपिटल आर, कितनी रेडियस है, कैपिटल आर। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, सपोज कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और यहाँ डिस्टेंस भी एक्स ही मान। तो यहाँ पर ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, कितनी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, जबकि ये कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज। तो आप लोग डेराइव किए होंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है इस पॉइंट पर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितनी आती है, वो आती है E इज इक्वल टू, ये आता है आपके पास के क्यू एक्स अपान कितना आता है यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना होता है, 3/2। इसे ध्यान रखिए। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा E max at x is equal to plus minus r/√2 डिस्टेंस। ठीक है, इज मैक्सिमम एट, ठीक है, प्लस माइनस r/√2। ठीक, बाकी अगर हम इस पॉइंट को इसके सेंटर पे ले आते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, 0 एट सेंटर। ठीक है, हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। बहुत दूर लेके जाते हैं तो पॉइंट चार्ज करने लगता है, तो एट लार्ज डिस्टेंस ई जो है वो क्या आती है, 1/r²। ठीक है, r² का सेंस यहाँ पे क्या रहेगा, x²। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो क्या था, रिंग से रिलेटेड स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद यही कर रहा हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ रहे हैं। बाकी क्वेश्चन एक से अच्छे क्वालिटी के देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी थियरी इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ कि आप पता नहीं कहाँ से नोट किए हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कौन सा नहीं पढ़े, उसका सारा क्या होगा पहले क्लियर कर देना उसके बाद। ठीक, तो नेक्स्ट हाँ, सेमी सर्कुलर रिंग के कारण उसके सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। तो मैं आपको जनरल फार्मूला बता दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है और ये इसका डायमीटर, इसके पास हटा दें, ये क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग है, ये इसका सेंटर है O,
और ये इसका क्या है, डायमीटर है, और रेडियस मान लेते हैं कितनी है, आर। ठीक है, तो ये भी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर। ठीक, और ये कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक है, तो इसका एक जनरल फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू, ये होता है आपके पास 2k लैम्डा बाई आर, और यहाँ लिखिए साइन थीटा बाई। थीटा क्या होता है, एंगल होता है कितना कोई सर्कुलर लूप सब्सटेंड करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग थीटा बात को, थीटा ये वाला पोर्शन है। ठीक, तो देखिए अगर थीटा आप लोग यहाँ देखें तो कितना बन रहा है सेमी सर्कल में, 180 बन रहा है फॉर सेमी सर्कल, फॉर सेमी सर्कल। ठीक है, तो आपके पास देखो सेमी सर्कल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 2k लैम्डा बाई आर, और यहाँ हो जाएगा साइन 180 बाई 2, दैट इज कितना, 90 डिग्री, और 90 वैल्यू 1 होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी आपके पास, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई। ठीक है, और अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, कंप्लीट सर्कल लेते हैं ऐसे, और तब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो अभी भी हम लोग बताया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, 0 आती है। देखो कंप्लीट सर्कल जो एंगल रहेगा कितना बनेगा, 180, तो फॉर कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल थीटा कितना बनेगा ये आपके पास, ये 360 बन जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 2k लैम्डा बाई आर, और यहाँ हो जाएगा साइन 360 बाई, ये हो जाएगा 180, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो E कितना आएगा, 0, और हम ये पहले बताए थे। अगर मान लो यही क्या होता, 1/4 पार्ट होता, तो मान लो ये हमारे पास क्या है, एक्सिस है, और यहाँ पर ये ऐसे रिंग प्रेजेंट है, तो देखो ये कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी यहाँ पे सेंटर पर, ये आ जाएगी E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर, और यहाँ कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2, थीटा कितना है, 90 बाई 2, तो ये साइन 45 हो जाए, साइन 45 वैल्यू कितनी आती है, 1 बाई कितना आता है आपके पास, √2, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2, तो E आ जाएगा √2k लैम्डा बाई आर। क्लियर है, क्लियर है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आप जनरल फार्मूला रहा, इसे आप ध्यान रखिएगा, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें से नीट जेईई क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और कंपटीशन सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, तो जो हमारे पास ये लेक्चर नंबर 2 रहा, यहीं तक। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी आपकी जो राय होगी कि सब थियरी सेक्शन में और क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। बस यहाँ पर हम एक ही चीज़ करेंगे, प्रूविंग नहीं करा रहे हैं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस अच्छे से किया जाएगा। तो आपके लिए उम्मीद यही करता हूँ कि वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो। ठीक है, बाकी आप अधिक जानकारी के लिए हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, फिजिक्स बाय विजय, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है फिजिक्स बाय विजय, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विजय, इसे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है, यूट्यूब हमारा यहीं पे है, इसे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, सारे नोट्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्यूजेस, सब कुछ हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक, तो जैसा आपका पीजीटी का एग्जाम आने वाला है, टीजीटी का पोस्टपोन है, ठीक है, टीआरई 4 आने वाला है, तो उन सब में ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, लेक्चर नंबर 3, उस पर हम लोग बात करेंगे गॉस थ्योरम। जो गॉस थ्योरम की बातें हैं वो बात करेंगे। फिर इसमें 2 लेक्चर्स एटलीस्ट हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, अगर 2 में नहीं हुआ तो 3, 4 जितने भी आप लोगों की वीडियो होगी वो सारी चीजें करते जाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग सपोर्ट करिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ठीक है, फिजिक्स जो है लाइफ है। ठीक, हंसिए मुस्कुराइए पढ़िए। जय हिंद।